हेलो विद्यार्थियों, पिछले सेशन में हमने लोकतंत्र और लोकतांत्रिक सिद्धांतों के ऊपर चर्चा की थी। आज हम उस महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे जो कि लोकतंत्र और लोकतांत्र प्रणाली को हमेशा ऊर्जावान बनाए रखते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में जो जन सहभागिता है उसको सुनिश्चित करने के जो माध्यम है वो है चुनाव, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव। और वो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव तभी संभव है जब वहाँ इनको करवाने में जो एक स्पष्ट विचारधारा एवं कार्यक्रम वाले राजनीतिक दल और दबाव समूहों की एक समुचित व्यवस्था वहाँ हो, क्योंकि ये राजनीतिक दल और दबाव समूह उस जनता द्वारा दी गई जो सहभागिता है शासन में, जन सहभागिता, उसको शिक्षित और प्रशिक्षित करने का कार्य ये राजनीतिक दल और दबाव समूह करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राजनीतिक दल एवं दबाव समूह। तो आधुनिक प्रजातांत्रिक राज्यों में प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राजनीतिक दल अनिवार्य होता है और ये राजनीतिक दल राजनीतिक हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसा कि हमने राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत जब पढ़ा था तो उसमें जो आमंड पावेल का संरचनात्मक प्रक्रियात्मक जो मॉडल था उसमें हमने देखा था कि जो राजनीतिक शिक्षा, भर्ती, समाजीकरण, उन सब के को करने के जो पायदान है परिवार, समाज, फिर उसके बाद जब उनके हित जब बढ़ते हैं तो उनको स्पष्ट करने का कार्य दबाव समूह करते हैं और उनका समूहीकरण का कार्य राजनीतिक दलों के माध्यम से होता है। तो राजनीतिक हितों का प्रतिनिधित्व ये राजनीतिक दल करते हैं, जो कि समाज और व्यक्ति के बीच की कड़ी का काम ये राजनीतिक दल करते हैं। प्रजातंत्र की सफलता इन्हीं दलों के कुशल क्रियान्वयन पर निर्भर होती है। चाहे सरकार संसदीय हो या अध्यक्षात्मक, प्रजातंत्र को वे दल के बिना सफल नहीं कह सकते। तो एक असंगठित भीड़ कभी भी शासन नहीं कर सकती, उसका संगठित रूप ही शासन कर सकता है। और वो संगठित जो रूप है उसको संगठित रूप देने का जो कार्य है वो कौन करता है? राजनीतिक दल। तो ये जो राजनीतिक दल होते हैं वो चुनाव संबंधी कार्य करते हैं, लोक हितों को शिक्षित करने का कार्य करते हैं। जब यदि सत्ता में नहीं है तो विपक्षी दल के रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाते हैं, जिससे कि लोकतांत्रिक प्रणाली हमेशा ऊर्जावान बनी रहे। अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन तो संविधान के निर्माण के पश्चात इन्होंने चुनावों को बिना राजनीतिक दल के होने पर ही बल दिया, क्योंकि जो राजनीतिक दल है वो सामाजिक बिखराव और राष्ट्रीय विखंडन को बढ़ावा देते हैं, ऐसा ये मानते हैं। लेकिन आगे चलकर अमेरिका में राष्ट्रपति के उम्मीदवार की चयन प्रणाली के परिणामस्वरूप दलों का विकास होने लगा और वहीं से इस दलों में द्विदलीय शासन प्रणाली का विकास हुआ। अब यदि हम राजनीतिक दल के अर्थ को समझें तो राजनीतिक दल एक ऐसा संगठन होता है जिसके सदस्य होते हैं। अपने देश या समाज के व्यापक हितों को बढ़ावा देने के लिए इनके पास निश्चित सिद्धांत, नीतियाँ और कार्यक्रम होते हैं जिनका इनके सदस्य समर्थन करते हैं, और उसी उद्देश्य से ये राजनीतिक दल राजनीतिक शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। तो इस प्रकार के दलों को राजनीतिक दल कहते हैं। परिभाषा में देखें तो बड़ी अच्छी परिभाषा जैसे बर्क ने दी है कि राष्ट्र हित की वृद्धि के लिए संगठित राजनीतिक समुदाय राजनीतिक दल होता है। फाइनर राजनीतिक दल दो तरफा संचार है जो सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग करते हैं। लॉस्की दल लोगों के छोटे बड़े समूह होते हैं जो चुनावी प्रक्रिया के माध्यम से देश की सरकार और अपना वैध नियंत्रण स्थापित करने के लिए एकत्रित होते हैं। मैकाइवर ने कहा कि दल एक ऐसी संस्था है जो किसी नीति या सिद्धांत के समर्थन पर संगठित है और जो संवैधानिक तरीकों से सरकार के निर्धारकों को बनाने में प्रयत्नशील रहते हैं। तो कुल मिलाकर जो उपरोक्त जो परिभाषा है उनके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो राजनीतिक दल जो कि लोगों का एक ऐसा समूह है जो कि इसके निश्चित हित होते हैं, उद्देश्य होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, जिनके आधार पर और अपनी जो विचारधारा है उसके आधार पर हमेशा ये समाज एवं जनता के हितों के लिए लड़ाई लड़ते हैं और उसी हेतु ये हमेशा राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने की
इच्छा रखते हैं और सत्ता में भागीदार बनते हैं। राजनीतिक दलों की विशेषताएं में यदि हम देखें तो जो बहुत सारे लोगों का एक स्थायी संगठन होता है, अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राजनीतिक सिद्धांत और नीतियों का समर्थन ये करते हैं। इनके पास स्पष्ट कार्यक्रम होता है जिसके अनुसार ये अपनी जो भी कार्य प्रणाली है उसको चलाते हैं। राजनीति शक्ति की प्राप्ति की चाह ये रखते हैं और विवादों को सुलझाने हेतु शांतिपूर्ण तरीके या संवैधानिक तरीकों का ये प्रयोग करते हैं और बहुमत का जो भी निर्णय होता है उसको ये सादर स्वीकार करते हैं, चाहे वो सत्ता में हो चाहे जब ये विपक्षी दल की भूमिका में हो। तो ये राजनीतिक दल का अर्थ और परिभाषा और जो विशेषता हैं उनके ऊपर चर्चा हमने की थी। अब यदि दलों का हम वर्गीकरण देखें तो मॉरिस डुवर्जर बड़े अच्छे व्याख्याकार हैं राजनीतिक दलों के ऊपर, और उन्होंने जो वर्गीकरण दिया है उसके आधार पर जो भी आज विश्व में जो देश हैं जहाँ सफल रूप से लोकतंत्र चल रहा है वहाँ प्रभुत्वशाली दलीय प्रणाली, द्विदलीय व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था और बहुदलीय व्यवस्था 2 नंबर की, यानी एक तो होती है प्रथम जहाँ 3 से 5 राजनीतिक दल होते हैं और दूसरी होती है जहाँ 5 से बहुत सारे राजनीतिक दल होते हैं। तो वो दलीय व्यवस्था प्रणाली में हम देखेंगे। लेकिन दलों का वर्गीकरण जो मॉरिस डुवर्जर ने किया है वो उन्होंने अपने जो भी विकसित जो लोकतंत्र प्रणाली है उनको, या विकासशील जो लोकतंत्र प्रणाली है उनको देख के किया है। तो उन्होंने इस आधार पे कि पहला कि अभिजात्य दल, तो अभिजात्य दल जैसे अमेरिकी राजनीतिक दल, यूरोपीय राजनीतिक दल, इन्हीं का सबसे पहले विकास हुआ था। इनमें आम जन की राजनीति में कोई सहभागिता लगभग नहीं होती। दूसरा जनता दल या जनदल जो कि साम्यवादी राजनीतिक दल, समाजवादी राजनीतिक दल, फांसीवादी राजनीतिक दल, इनमें जनता की सहभागिता अधिक होती है, अभिजन की कम। मध्यवर्ती दल जिसमें जनता प्लस अभिजन, यानी जैसे अप्रत्यक्ष दल है जो कि विकासशील देशों के राजनीतिक दल है, ये पहले 2 की तुलना में कम अनुशासित होते हैं। एक राजनीतिक संरचना के आधार पर और उन्होंने वर्गीकरण 4 भागों में किया है, कॉकस, ब्रांच, सेल और मिलिशिया, यानी जो छोटी छोटी शाखाएं होती हैं पूरे देश में लगभग फैली हुई होती हैं, और ब्रांच के रूप में, और कॉकस यानी एक ऊपर के लेवल पे कुछ गिने चुने लोगों का जो समूह होता है वही संपूर्ण राजनीतिक संरचना को अपनी पार्टी सिस्टम में चलाते हैं। तो कॉकस उन लोगों से मिलता है, ब्रांच पूरे देश में फैली होती है, छोटी छोटी सेल भी ये स्थापित कर देते हैं। तो उस प्रकार के जो दल हैं वो इनमें आते हैं। मिलिशिया यानी विद्यार्थियों के और ऐसे उग्र जो तुरंत बनते हैं और उस आधार पे कार्यक्रम के आधार पे जो बनते हैं, जैसे विद्यार्थियों के गुट, आतंकवादियों के गुट, वो सब मिलिशिया इसमें आते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने विचारधारा और कार्यक्रम के आधार पर 3 वर्गीकरण किए हैं, अभिजात दल, जनता दल, जनदल, मध्यवर्ती दल, और संरचना के आधार पर 4 वर्गीकरण किए, कॉकस, ब्रांच, सेल और मिलिशिया। अब यदि हम दलीय प्रणाली के ऊपर देखें कि जिन दोनों देशों में एक से ज़्यादा राजनीतिक दल पाए जाते हैं वहाँ दलीय प्रणाली का अस्तित्व होता है। निर्णय प्रणाली अंतः क्रियाओं की वह प्रणाली है जो अंतः दलीय प्रतिस्पर्धा के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है, और यह अंतः क्रिया व्यापक रूप से राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति पर, समाज में मौलिक फूट या भेदन के तरीके पर, या राजनीतिक दल के मध्य प्रतिस्पर्धा के लिए खुले माध्यम पर निर्भर करती है। इस आधार पर जो दलीय व्यवस्था है, दलीय प्रणाली है, वो एक तो पहली प्रभुत्वशाली दलीय प्रणाली, अर्थात एक दल की जहाँ प्रधानता रहती है, संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था पे एक ही दल आधिपत्य बनाए रखता है, अन्य राजनीतिक दल वहाँ विकसित नहीं होते हैं। तो इस प्रकार की प्रणाली जो होती है वो जैसे जापान, रूस, चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया और सहारा अफ्रीकी जो देश हैं उनमें देखने को मिलती है। यदि हम इसके गुण देखें तो इनमें राष्ट्रीय एकता की रक्षा की भावना रहती है, दृढ़ शासन व्यवस्था यहाँ होती है, अनुशासित होता है, और तुरंत जो निर्णय हैं वो लिए जाते हैं। दोषों में देखें तो ये पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक है क्योंकि इसमें जन सहभागिता बिल्कुल भी नहीं होती है। नेतृत्व पूजा की भावना इसमें होती है और नागरिक स्वतंत्रताओं का लगभग यहाँ अंत रहता है।
तो ये हुई प्रभुत्वशाली एक दलीय प्रणाली। दूसरा है द्विदलीय व्यवस्था। इस व्यवस्था में जो दो दल हैं वो संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था पर प्रभुत्व बनाए रखते हैं। इसमें एक दल सत्तारूढ़ और दूसरा विपक्ष की भूमिका में रहता है। तो इस प्रकार की प्रणाली मूलतः यूएसए और जो इंग्लैंड है यूके, वहाँ अधिक देखने को मिलती है। इसमें जो इसके गुण हैं वो कि जनता की इच्छा अनुसार सरकार का निर्माण किया जाता है, स्थिर सरकार होती है, दो ही पार्टियां होती हैं, एक सत्ता में रहती है, दूसरी विपक्ष में। तो इस दृष्टि से वो अपना निश्चित कार्यकाल जो भी है उसको पूरा करती हैं। दोषों की दृष्टि से देखें तो जो मतदाता की जो स्वतंत्रता है वो यहाँ सीमित रहती है, एक दल की तानाशाही हमेशा बनी रहती है। तीसरा, बहुदलीय व्यवस्था, जहाँ की 3 से 5 राजनीतिक दल होते हैं। तो इस बहुदलीय प्रणाली में 3 से 5 राजनीतिक दल पाए जाते हैं जो सभी राजनीतिक मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे ये फ्रांस और जर्मनी में अधिकांश देखने को मिलती है। यहाँ यदि गुणों की बात देखें तो सभी विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व रहता है, मतदाताओं के पास अनेक विकल्प यहाँ होते हैं। बहुदलीय व्यवस्था दूसरी, जो कि 5 से अधिक राजनीतिक दल पाए जाते हैं, जैसे अधिकांशतः संसदीय शासन व्यवस्था में ये देखने को मिलते हैं, भारत, बेल्जियम, डेनमार्क, इटली आदि में। तो सबसे जो संसदीय शासन प्रणाली है उसके लिए सबसे उत्तम दलीय व्यवस्था द्विदलीय शासन व्यवस्था होती है, क्योंकि वह उसको स्थायित्व प्रदान करती है, जबकि बहुदलीय प्रणाली के कारण वहाँ अस्थायित्व प्रदान होता है, क्योंकि यहाँ गठबंधन जो सरकारें हैं उनको बढ़ावा मिलता है। तो इस प्रकार से जो सर्वश्रेष्ठ जो दलीय प्रणाली है वो है द्विदलीय व्यवस्था। ये हुई हमें राजनीतिक दल के ऊपर बात की, राजनीतिक दल का अर्थ, परिभाषा, और जो मॉरिस डुवोजर ने जो उनके वर्गीकरण किया और उस वर्गीकरण के आधार पे किस प्रकार की दलीय प्रणालियाँ या दलीय व्यवस्था हमें विश्व के अधिकांश देशों में देखने को मिलती हैं। अब हम दबाव समूह और हित समूह के ऊपर चर्चा करेंगे कि राजनीतिक दल जो कि लोगों का एक संगठित समूह है, स्पष्ट विचारधारा है, स्पष्ट उद्देश्य हैं, सिद्धांतों का अनुसरण वो करते हैं और जिनका अंतिम लक्ष्य शक्ति प्राप्त करना होता है। जबकि जो दबाव समूह हैं वो ऐसे होते हैं किसी विशेष हित की रक्षा के लिए ही गठित किए जाते हैं। तो जब हित समूह अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए शासन प्रक्रिया से अंतःक्रिया करने लगते हैं तो यही हित समूह दबाव समूह के रूप में या दबाव समूह की श्रेणी में सम्मिलित हो जाते हैं। लेकिन इनका उद्देश्य स्पष्ट राजनीतिक दल से इस अर्थ में भिन्न है कि राजनीतिक दल हमेशा शक्ति प्राप्ति करने की लालसा से अपने कार्यक्रम और विचारधाराओं को तय करते हैं, जबकि इनका केवल अपने हित पूर्ति होने तक ही अपने कार्यक्रम बने रहते हैं। राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने की इनकी कोई इच्छा नहीं होती है। तो दबाव समूह और जो हित समूह हैं उन पे सबसे पहले 1908 में आर्थर बेंटले ने द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट में इनका उल्लेख किया। उसके बाद डीबी जो ट्रूमैन है उन्होंने द गवर्नमेंट प्रोसेस अपनी बुक में इनका विस्तार से उल्लेख किया। वीओ की जूनियर जो कि इस पे अधिकृत माने जाते हैं व्याख्याकार, उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप में राजनीतिक दल और दबाव समूह और हित समूह पर काफ़ी लिखा है। भारतीय दृष्टिकोण से देखें तो दबाव समूह पर जो मायरोन वीनर है उन्होंने इस बड़े व्याख्याकार है जिन्होंने भारतीय राजनीति में दबाव समूहों के ऊपर काफ़ी लिखा है, जिन्होंने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल ऑफ स्केयरसिटी यानी तंगी की राजनीति में इनके बारे में उल्लेख किया है। तो जो दबाव समूह है वो इनकी जो भूमिका है या इनका जो प्रभाव है वो अधिनायकवादी, सत्तावादी और जो बहुदलीय व्यवस्था है या संसदात्मक व्यवस्था उनमें कम देखने को मिलता है, जबकि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था और लोकतांत्रिक राज व्यवस्था या द्विदलीय व्यवस्था में इनका प्रभाव अधिक देखने को मिलता है। यदि मानवीय संरचना में जो कोशिका होती है उस कोशिका के उदाहरण के रूप में हम समझें तो जो उस कोशिका में जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है वो तो राजनीतिक दल के रूप में होती है और जो इसकी जो अन्य सहयोगी जो कोशिका है वो दबाव समूह के रूप में होती हैं। तो जो दबाव समूह है वो जो व्यक्ति या समाज की जो हित हैं उनको
जो स्वरूपीकरण है या जो उनका स्पष्टीकरण है उसका कार्य करने का कार्य दबाव समूह करते हैं। तो ये जो दबाव समूह है ये तकनीकों का सहारा लेते हैं, राजनीतिक जो प्रक्रिया है उसको अपने हितानुकूल बनाने का प्रयास करते हैं। ये राजनीतिक होते हैं, अर्थात राजनीतिक प्रक्रिया से इनका जुड़ाव होता है और ये संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था से संबंध रखते हैं और शासन की संरचना को हमेशा प्रभावित करने का कार्य ये करते हैं। तो उपरोक्त इनकी जो विशेषताओं के आधार पर जो फाइनर हैं इन्होंने इन्हें अज्ञात साम्राज्य कहा है। मैकिनन जो इन्हें की अदृश्य सरकारें कहते हैं कि ये इस प्रकार की सरकारें जो दिखाई नहीं देती है लेकिन जो वास्तव में जो सरकार या सत्ता में व्यवस्था में काबिज है उनको ये प्रभावित करने का कार्य बखूबी तरीके से करती हैं। तो इनकी अन्य विशेषताओं में देखें थे, ये औपचारिक संगठन होता है, सुनिश्चित इनका स्वहित होता है, सर्वव्यापक इनकी प्रकृति होती है, ऐच्छिक इनकी सदस्यता होती है। यदि व्यक्तियों का हित पूरे हो जाए तो वो इनको छोड़ सकते हैं, दूसरे दबाव समूह के सदस्य भी वो बन सकते हैं। राजनीतिक क्रिया अभिमुखीकरण ये होते हैं और इनका कार्यकाल अनिश्चित होता है। तो ये उपरोक्त जो भी तमाम विशेषताएं हैं उसके आधार पर जो आमंड है उन्होंने इनका वर्गीकरण किया है और इनकी चारित्रिक विशेषताओं के आधार पर जो वर्गीकरण है उसको इन्होंने प्रमुख आधार बनाया है। तो पहला जो उन्होंने किया है वो है इंस्टीट्यूशनल यानी संस्थानात्मक, जिसके अंतर्गत कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, नौकरशाही, सेना, राजनीतिक दल, इस प्रकार के जो संगठन हैं वो इस प्रकार के दबाव समूह इस संस्थात्मक श्रेणी में आते हैं जो कि अन्य सामाजिक समुदाय के हितों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। दूसरा असमुदायात्मक यानी नॉन एसोसिएशनल, जिसमें जाति, धर्म, वर्ग, रक्त संबंध, परंपरागत लक्षणों के आधार पर ये गठित होते हैं, जो कि अनौपचारिक व असंगठित हैं और अधिकांशतः ये परंपरागत दबाव समूह होते हैं। तीसरा समुदायात्मक रूप में यानी एसोसिएशनल, जिसमें कि जो सरकारी कर्मचारी हैं, ट्रेड यूनियन है, विद्यार्थी संघ है, किसान संघ है, परिवहन शिक्षक संघ है, इस श्रेणी के दबाव समूह आते हैं। तो ये अभिव्यक्ति और विशेषीकृत संघ होते हैं जो अपने विशिष्ट हितों की पूर्ति करने में हमेशा लिप्त रहते हैं। अंत में उन्होंने प्रदर्शनकारी एनोमिक जो दबाव समूह हैं उनको बताया है, जो कि जुलूस, प्रदर्शन, हड़ताल, हुल्लड़, आतंकवादी, इस प्रकार के जो कार्यक्रमों में लिप्त जो संगठन है वो दबाव समूह एनोमिक श्रेणी में आते हैं, जो कि गैर संवैधानिक तरीकों का उपयोग करते हैं। तो ये दबाव समूह और राजनीतिक दलों के ऊपर हमने चर्चा की, जो कि एक स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रणाली को चलाने के लिए और लोगों को राजनीतिक शिक्षा प्रदान करने के लिए दोनों की भूमिका बड़ी महती होती है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।